मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको विराट कोहली बनना है तो आपको हर वो एक चीज़ करनी पड़ेगी जो विराट कोहली बन रहा है। उसी तरीके से आपको एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है तो आपको हर वो एक चीज़ करनी पड़ेगी जो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर कर रहा है। लेकिन आपको कैसे पता वो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर क्या क्या चीज़ें कर रहा है? तो आज हम आए हैं बाराबंकी में माँ डेयरी फार्म पे, जहाँ पर हम सुधीर भैया से मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये सीखेंगे कि वो जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे कैसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूपी में एक बेंचमार्क सेट करके रखा है कि इस तरीके से डेयरी फार्मिंग होती है। सुधीर जी, एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार अमन जी, नमस्कार मित्रों। अब मैं सुधीर कुमार हूँ। इम्मा डेयरी फार्म करके हमारा ये फार्म है बाराबंकी में, और 125-150 पशु के बीच में रहते हैं हमारे पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग लगभग 10-11 सालों से 2015 से कर रहे हैं ये डेयरी फार्म, और धीरे धीरे प्रयास करके थोड़े अच्छे पशु हम लोगों ने तैयार किए हैं, और आप लोगों के सामने शायद बीच बीच में आता रहा हूँ। सुधीर जी, कब आपने स्टार्ट किया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अमन जी, हम लोगों ने ये 2015 में शुरू किया था, 2015 के लास्ट में, 16 ही समझ लें, 16 से ही बिगिनिंग है, और लगभग 10 साल हम लोग को पार हो गए हैं। और धीरे धीरे हम लोगों ने वही 10-15 परसों से शुरू किया था, और अब तो 125-150 के बीच में रहते हैं। सुधीर जी, एक मेजर क्वेश्चन जो आता है कि जब भी नया फार्मर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ एनिमल होता है, प्लस सिलेक्शन ऑफ ब्रीड डिसाइड कर लिया तो एनिमल कहाँ से खरीदें। आपने जब चालू किया था तो ये इन चैलेंजेस को आपने कैसे सॉल्व किया था? देखिए क्या है अमन जी, कि हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों के पास तो उस समय यूपी में तो ऑप्शन थे ही नहीं। कोई आपको गाय दे सकता हो अच्छी, ये कोई ऑप्शन नहीं था। तो पंजाब और हरियाणा से लाना था हम लोग, तो हम लोगों ने उस समय तो पंजाब हरियाणा ही ऑप्शन था, तो हम लोग हरियाणा गए थे, ले आए, और फिर अपने हिसाब से कोशिश की कि बहुत अच्छे एनिमल लाएंगे। तो जो अच्छे थे, सबसे ज़्यादा 18 लीटर ही दूध दे पाए, है ना। तो घुमा फिरा के कोई बहुत अच्छे एनिमल उसमें मिलते नहीं थे। आज भी चैलेंजेस है, हम लोग कुछ 20-22 दे पा रहे हैं, कुछ अच्छे अपने और मित्र हैं, जैसे दर्शानी जी लोग हैं उधर बिहार में, स्थिति जी लोग जो कर रहे हैं, जो थोड़ा आगे बढ़ पाए ब्रीडिंग में। तो घुमा फिरा के अभी भी बहुत अच्छे ब्रीडिंग फार्म से एनिमल सब मिला के 30-40 मिलेंगे, और सैकड़ों सैकड़ों लोगों को चाहिए। तो मतलब बहुत अच्छे, आपको 30+ एनिमल चाहिए तो आपके पास रास्ता कहाँ है, फिर पंजाब जाना पड़ जाएगा। और पंजाब से लाना खुद में एक चैलेंज है, तो आपको एक अपना अनुभव आपका जो है उसको लेके चलना पड़ेगा। एकदम ब्लैंक जाएंगे तो वहाँ भी फंसेंगे फिर आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि आइडियल बेंचमार्क क्या होना चाहिए, कि कितने लीटर वाला एनिमल का सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए इसमें अमन जी ये है ना कि ये तो थोड़ा पशुपालक की क्षमता पे है। अगर नॉर्मल एकदम से बिगिनर पशुपालक है तो मैं तो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप 25-28 लीटर की कोशिश करिए। और आप आज के डेट में कोशिश करेंगे यहाँ की मंडियों में भी तो 25 अच्छा प्रयास करेंगे तो 25-28 के भी मिल सकते हैं आपको। और ब्रीडिंग फार्म में तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड, उससे काम नहीं हो रहा है। तो आप अगर मंडियों से ले रहे हैं तो 25-28 कर लीजिए। पंजाब जाके अगर 25 लीटर लाने वाले हैं तो उससे अच्छा यूपी में कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 25 लीटर के मिल जाते हैं। अब इतना भी पीछे हम लोग नहीं रह गए हैं, यहाँ भी लोग सीमेंट धीरे धीरे 8-10 साल से लगाते लगाते 25 लीटर के पशु मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो टारगेट हो वो कर लें। और अगर जो हम लोग पहले बात करते थे कि अगर ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एक अच्छा वायबल डेयरी चलाने के लिए 30 लीटर प्लस के पशु होने चाहिए। लेकिन शुरू में आप सारे पशु ला पाओगे, संभाल पाओगे, सारा मुद्दा जब मिला के देखा जाए तो समझ में आता है कि 25-28 मिल रहा है तो परेशान ना हुआ जाए, जो मिल रहा है उसको ले लिया जाए, है ना। फार्मर जब भी डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो उसके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो एनिमल ले आता है एंड उसका फोकस कंसेप्शन से हटके इस पे चला जाता है कि कितने ज़्यादा लीटर वाले एनिमल है, वो एनिमल ऐड करते जाता है, अपने एनिमल्स को कंसीव नहीं करता है। और उसके लाइफ में डेयरी फार्मिंग के एक वो पॉइंट आता है जहाँ पर एनिमल्स कंसीव नहीं है, दूध कम हो रहा है और उसके पास पैसा नहीं है और एनिमल्स खरीदने के लिए। तो ये जो रिपीट ब्रीडिंग का पूरा मसला है कि यार रिपीट ब्रीडिंग आपके फार्म बंद कर देगा, इसको नया फार्मर है उसका अप्रोच कैसे रहना चाहिए इसके टूवर्ड्स? देखिए अमन जी, जैसे आपने जिक्र जब किया तो हमें ये आभास आया कि जैसे अगर आप सक्षम नहीं हो तो आप लो ईल्डर को भी फंसा लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपको अगर हम 20 लीटर की गाय दे देंगे, जिसको हम एवरेज ईल्डर कह रहे हैं, तो एवरेज ईल्डर भी जाके फंस जाएगी। तो आपके पास एवरेज ईल्डर हो, चाहे 30+35 लीटर की हाई ईल्डर हो या बेटर ईल्डर हो, तो प्रयास तो आपको दोनों में ही आपके हाथ साफ करने पड़ेंगे। और जो जानकारी अब जगह जगह उपलब्ध हो रही है कि कहाँ कहाँ रिपीट ब्रीडिंग जो फंसाता है, पहले आपका न्यूट्रिशन है, फिर आपका एआई टाइमिंग वगैरह है। आप न्यूट्रिशन ठीक रखो तो बेंचमार्क है, उसके बाद फिर आप अपनी एआई टाइमिंग वगैरह देखो। यहाँ एआई टाइमिंग मतलब अब तो एक अजीब हो गया है कि लोगों से बात करिए, बता रहे हैं सर 18 घंटे में एआई करते हैं। आप पूछ लो कि आज सुबह हीट में आई है, कल एआई कब होगी, कल तो आ जाती है बात 11 बजे होगी। तो फिर 28 घंटे में एआई करेंगे, आपके 10% जो आइडियल टाइम पे करेंगे तो 50-60% चांस है कि पशु गाभिन हो जाएगा। वो आप अगर 26 घंटे के बाद करेंगे एआई तो 10% से नीचे चांस है। हमारा बेसिक क्वेश्चन था, उसी पे एक बार वापस जंप करते हैं। रिपीट ब्रीडिंग के टुवर्ड्स या कंसेप्शन के टुवर्ड्स फार्मर का अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि उसके डेयरी फार्मिंग की लाइफ में वो स्टेज नहीं आए जहाँ पर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है? बिल्कुल, इससे रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कर सकते हैं वो ये है कि जैसे आजकल हम लोग सेक्स सीमेंट पर जुट रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। बिल्कुल सेक्स सीमेंट पर जुटा जाए, लेकिन उस हद तक ही जुटा जाए
कि गाय इतना ना पिछड़ जाए कि गाय ड्राई हो जाए और दूध नहीं दे रही है। आपके पास आगे मई जून जुलाई आने वाला हो और आप सेक्स सीमेन में जब जब ब्रीडिंग टाइम था तो आप सेक्स सीमेन लगा रहे थे, फिर आप फंस जाओगे। सेक्स सीमेन का आप अपना फिक्स कर लीजिए कि ठीक है मैं 2 बार सेक्स सीमेन लगाऊंगा, उसके बाद कन्वेंशनल लगाऊंगा, नहीं करेगी तो मैं एक बार रिसेप्टॉल लगा दूंगा साथ में, तभी रिपीट करेगी तो मैं जीपीजी करूंगा। हर चीज़ का नंबर ऑफ एआई फिक्स करनी पड़ेगी। लगातार आप सेक्स सीमेन लगाए नहीं जा सकते। आप लगाइए सेक्स सीमेन, 2 बार लगा लीजिए, और अगर बच्चियाँ तो अव्वल तो उन्हीं को लगाइए। मैं तो अब बच्चियों के अलावा नहीं लगाता, लेकिन फार्मर्स हैं लगा रहे हैं, गाय को भी लगा रहे हैं, 2 बार लगा लीजिए। तीसरे बार लगा के समय बर्बाद करना, फिर कन्वेंशनल लगाने के बाद भी हो सकता है रिपीट करें, तो आप रिसेप्टॉल लगाइए, ना करें तो जीपीजी पे डालिए। सब प्रोटोकॉल फिक्स कर लें अपने, क्योंकि ड्राई काउस का फार्म बहुत घातक हो जाएगा, समझिए फिर, है ना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आ गया वो है मस्टाइटिस का। फार्मर रिपीट ब्रीडिंग से बच जा रहा है तो मस्टाइटिस के चक्कर में फंस जा रहा है, उसका लूप खत्म ही नहीं हो रहा है। कभी रिपीट से परेशान है, कभी मस्टाइटिस से परेशान है। अच्छा, ये चीज़ हम भी समझ रहे हैं कि फार्म से इन दोनों चीज़ों को निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करो। मशीन तो यानी तार कनेक्ट कर दी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर मस्टाइटिस के टुवर्ड्स फार्मर क्या स्टेप्स ले सकता है जिससे उसके फार्म का मस्टाइटिस आने का रेट कम हो जाए? उसमें फिर वही बात है कि मैस्टाइटिस में हमेशा जिक्र करना चाहता हूँ कि मैस्टाइटिस आपके थन से ज़्यादा रूमेन से शुरू होती है। आप देख लें, अगर थन से शुरू होने वाली होती तो जाड़े में भी होती है ना। सबसे ज़्यादा बरसात में होती है। बरसात में आपके चारे हरे चारे सड़ के नीचे से पत्तियाँ आने लगती हैं, उसका डाइजेशन हिलने लगता है। उमस में उसका मैं देखता हूँ कि दूध भी कम दे रही है, 2/3 दे रही है गाय, और उसके बाद फैट भी कम दे रही है, दूध भी कम दे रही है, और बीमारियाँ बढ़ा रही है। तो आपका सीज़न तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना फीडिंग मैनेजमेंट, आप वेदर मैनेजमेंट जितना आप सुधार पाएंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे, समझिए। तो आप अपना फीडिंग ठीक रखिए, टेम्परेचर मैनेजमेंट वगैरह ठीक रखिए, साफ़ सफाई ठीक रखिए। तो और जैसे अब टिट डिप वगैरह, अच्छे फार्मर्स को मैं जान रहा हूँ टिट डिप नहीं लगा रहे हैं, है ना। टिट डिप तो छोड़िए, अभी एक आध फार्मर हमारे नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत करीबी लोग हैं। पता चला जब से गाय हमारे पास से गई 5 साल से, तब से एफएमडी का टीके नहीं लगे थे, पूरा का पूरा फार्म पे एफएमडी फैली। तो चीज़ें तो अवेयर होना पड़ेगा, समझ में, है ना। और अब जैसे अब आप गाय 12 लीटर गाय आपके पास नहीं है, आपकी 20 लीटर गाय को भी हाई एल्डर ही मानिए। उसका मैनेजमेंट आप वैसे करिए जैसे आपको समझते हैं। तो आपको टिट डिप लगाना चाहिए, साफ़ सफाई रखिए, मिल्किंग के बाद टिट डिप लगाइए चीज़ें। अच्छा, जब आप एक मैस्टाइटिस रोक पाओगे तो आगे की 3 होने वाली मैस्टाइटिस का चांस घटा जाओगे। धीरे धीरे करते करते समय आएगा कि फार्म मैस्टाइटिस फ्री लगने लगेगा। हो सकता है 1 साल भर 2 साल ना हो, क्योंकि हम लोगों ने सैकड़ों गायों पर देखा है, 2.25 साल एक समय 2 बरसातें बिताई हैं हम लोगों ने। तो जब ढर्रा टूट जाता है तो टूट जाता है, जब पकड़ लेता है तो फिर शुरू हो जाएगा आपका, है ना। तो वैसा ही है, जब सब चीज़ें ध्यान देंगे अपना तो सब चीज़ें कम होने लगेंगे धीरे धीरे। और वो उल्टी साइकिल है, बढ़ती साइकिल भी है, उल्टी साइकिल भी है। रुक जाएगा तो रुकता ही चला जाएगा धीरे धीरे फिर। सुधीर जी, जब भी एक फार्मर डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो शुरुआती 3-4 साल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो ये 3-4 साल का समय देख नहीं रहा है और इससे पहले फार्म बंद कर दे रहा है तो उसके सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ीरो हैं। तो वो क्या पैरामीटर्स हैं या वो क्या बेंचमार्क हैं जो आपको एक फार्मर में दिखने चाहिए, जिससे हम ये समझें कि वो लंबा टिकेगा, लंबा खेलेगा? क्योंकि डेयरी फार्मिंग 3-4 साल का काम नहीं है, 10-12 साल बाद आपको कहीं इसमें अच्छा पैसा दिखता है। बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें हैं जो फार्मर को करनी चाहिए, या क्या चीज़ें जो आप एक फार्मर के फार्म पे देख के आइडेंटिफाई कर लोगे ये फार्मर लंबी रेस का घोड़ा है? बिल्कुल। देखिए अमन जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको जो भी पशु मिले हैं, 20 लीटर का मिला हो तो भी, 30 लीटर का मिला हो तो भी, पहले तो आपका जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है वो आप ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप आज 20 वाले से नहीं ले पा रहे हैं तो कल आप 30 वाले से भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उसके पीछे आपका जो भी मैनेजमेंट, जो भी फीड, जो भी आप करते हो, सारे एस्पेक्ट उसको देख लीजिए। और आपका दूसरा पैरामीटर है कि भाई एक तो प्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका फिर रिप्रोडक्शन हो गया कि आप सही समय से अपने पशु कंसीव करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। 3 साल क्या 2 साल चला, दूसरा साल में फंस जाएंगे अगर सारे पशु ड्राई हो गए। ज़्यादातर पशुपालक इसी में फंस रहे हैं कि आजकल सेक्स सीमेन आ गया है, सेक्स सीमेन में उलझे, थोड़ा बहुत उन्हें अपने आई वर्कर में उलझे, सीमेन की क्वालिटी में उलझे, उसके बाद पता चला क्या कि पशु ड्राई हो रहे हैं। तो अगर हम समय से, पशुपालक मेरा दिख रहा है कि ठीक है उसके पास 20 लीटर की गाय थी, वो 22 लीटर 20 लीटर दूध ले रहा है तो सही चल रहा है। उसके बाद समय से सबको कंसीव करा पा रहा है तो सही चल रहा है। और वैसा नहीं होगा कि 100% आपको एआई, आप कई पशुपालक कहते हैं सर मेरी गाय रिपीट कर गई, तो 2 बार रिपीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एआई हुआ और कंसेप्शन एक रूल है, आपको प्रयास करने हैं कंसेप्शन की तरफ तो ठीक है। लेकिन ये है कि आपके ज़्यादातर पशु समय से ड्राई होने से के पहले, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप धीरे धीरे आने वाले समय में पशुओं को ड्राई करिए, अपने आप ड्राई करके आप खाली ना बैठे रहें। उसके लिए आपको समय से अपना कंसेप्शन लेना पड़ेगा, समझिए, है ना। और अच्छे सीमेन लगा रहे हैं तो अगला जनरेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साल बीतते जाएंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपका आज एक आपने हल्का कदम लगाया, एक कोई गलत सीमेन लगाया, 3 साल गए आपके, तो 3 साल के बाद भी आप वहीं रहोगे फिर। तो सीमेन थोड़ा अच्छा लगाया जाए, सीमेन सिलेंडर विलेंडर रखा जाए और कंसेप्शन वगैरह पे ध्यान दिया जाए।
ठीक है। आजकल बायो सिक्योरिटी के बारे में बहुत चल रहा है कि बायो सिक्योरिटी क्या होती है, और इंडिया में पंजाब हरियाणा को साइड में रख दें तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को पता ही नहीं है बायो सिक्योरिटी करके कोई कंसेप्ट होता है। तो ये बिल्कुल। क्या कंसेप्ट होता है और इसको फार्मर को क्यों अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, भले फिर उसके पास 10 जानवर है कि 10,000 जानवर है? देखो, बायो सिक्योरिटी का तो यही मुद्दा है कि भाई हम कोई भी जो बाहर से इन हो रहा है मुद्दा, जैसे अपने जो वर्कर्स हैं उनको हम बाहर से जब जब कभी भी फार्म से बाहर जा रहे हो भीतर आए तो फुट डिप करें। लेकिन ये है कि हमारे इंडिया में जो हमारा मतलब एथिक्स है, वर्क कल्चर है, उसमें थोड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अब आपने टॉयलेट बनवा दिया लेकिन टॉयलेट छोड़ के खेतों में चले गए और घूमते टहलते चले आए, तो कितना फुट डिप कर पाओगे वो अलग मुद्दा है। तो ये तो मैं गेट पे करता हूँ कि डॉक्टर साहब भी आएंगे तो जूता दूसरा दे दिया, ये कर दिया, जहाँ हमें खतरा लगता है। कोई अननोन आदमी आ रहा है तो उसको शू कवर पहना दिया, कोई मंडी से आ रहा है जुबेरगंज से तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई आज मत आइए। तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका एक तो प्रेजेंट वैसे ही खतरे में और फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाए तो बहुत मुश्किल। इतने मुश्किल से पशु तैयार किए हैं, कोई एक बीमारी लेके चला आएगा इतने बड़े फार्मों पे, ऊपर वाला कभी कोई डिस्टर्ब कर दे तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें। एफएमडी वगैरह कहाँ संभल पाएंगे सैकड़ों गायों में, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप रुकने की कोशिश करिए। हाँ, आप उनके इम्यूनिटी स्टेटस ठीक रखिए। आप फार्म पे जो बाहर से जो चीज़ें आ सकती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। किसी को कपड़ों से, जूतों से, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से जूता कवर पहना के भी लाया है तो सेट से दूरी बनाई जाए कि कोई चीज़ें कम्युनिकेट होने से बच पाएँ। ठीक है। एक और कॉमन प्रॉब्लम किसान को होता है कि गाय ने डिलीवरी दिया, उसका पीक मिल्क लेट से 20 लीटर का था, वो जानवर 20 लीटर तक पहुंचा, लेकिन 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन बाद वो डिप हो जाता है। इनफैक्ट ठंडियों के सीजन में भी फार्मर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसमें कितना रोल मैनेजमेंट का है और कितना रोल उस एनिमल के जेनेटिक्स का है कि वो अपना पीक पोटेंशियल सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है 2-3 महीने तक? देखें क्या है अमन जी, इसमें मेरे हिसाब से 100% रोल उसके पशुपालक के फीड का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ठंडे मौसम में भी पशु, अगर देखिए अगर उमस गर्मी होती है तो मैं एक बार मान ले रहा हूँ। अगर हम बात करें कि हम कहें कि अगर ठंडा भी मौसम होता है तो भी वो 3 महीने भी नहीं सस्टेन कर रहा है। कितना भी खराब जेनेटिक्स का पशु ये तो करता है कि 3-4 महीने के बाद दूध सडनली कम करता है। अगर 3-4 महीने भी सस्टेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम प्रॉब्लम में है। अगर 25-30 दिन के बाद ही पीक पहुँच के वापस आ रहा है तो हमारा फीडिंग सिस्टम गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ लीजिए, है ना। ठीक है। और हाँ। इस चीज में कितना सच्चाई है कि जानवर जितना ज्यादा समय ले पीक पे पहुंचने में, उतना ज्यादा पीक सस्टेन करता है? बिल्कुल सही है। हमारे देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका अपना ज्ञान होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे बेहतर जानते हैं। जैसे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर शिवम दुबे साहब, उनका हमेशा ही कहते हैं कि हमको कोशिश ये करनी है कि पीक को पुश करके 25 दिन तक ढकेला जाए, कि आपको जो सबसे ज़्यादा दूध आने वाला है वो 25 दिन के बाद ही आए तो हम फ़ायदे में रहेंगे। तो ये बिल्कुल सही साइंस है। अगर आप सोचे कहें कि भाई हमारी गाय 7वां दिन 40 लीटर पे, तो आप खतरे में है एकदम, समझ लीजिए कि वो पीक लुढ़केगा फिर, वो है ना। आपका पीक अगर 40 आना है, 42 आना है, तो वो 25 दिन के बाद आए। जितना आप ढकेल पाएंगे पीछे, आप उतना खुश रहे, समझ लीजिए। इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब है कि आप, इसीलिए मैं कई बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आप कभी भी नई ब्याई गाय के आगे आगे लेके फीड को मत कूदिएगा। मतलब कि आज उसको 8 किलो खिलाना है, आप 10 किलो खिला रहे हैं, आप उसको और दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर आपको चैलेंज करके अननेसेसरली भागे जा रही है, 22 की तरफ जा रही है, तो आप 6 किलो खिला के फंस जाएंगे। तो मजबूरी में 8 जा रहे हैं, पीछे पीछे आइए, आना तो पड़ेगा ही। आप ज़्यादा पिछड़ जाएंगे तो वो पीसेस टूट जाएगा। तो मैं वही कहता हूँ कि आप फीड को लेके आगे आगे मत बढ़िए, फीड को पीछे